दिया गया है। तो वो कहती है महाराष्ट्रियन भाषा में उसका एक बड़ा ही कद के लिए बटली कहा जाता है जी। मैंने भी सुना है। कई लोग अपने घर में जो हाइट कम होती है उन्हें कहते हैं कि अरे बटली लग रही है, और या फिर कुछ ऐसे कि बड़ी टिंगी है, छोटी है, 1.5 फुट की है। लड़कियों को खास तौर से, जो लड़के होते हैं उनको तो और ज्यादा चिढ़ाया जाता है। ये तो एक बात है, मुझे लगता है कि आपकी एक समस्या है। और ऐसे तमाम मुद्दे हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। हम देखते हैं कि कई लोग रिश्तों में कुछ बातों को लेकर मजाक किया करते हैं। तो मजाक एक सीमा तक तो ठीक है, लेकिन जब मजाक उपहास बन जाता है तो फिर वो बुरा लगने लगता है। ऐसा ही कुछ हुआ ना आपके साथ? कभी कभी होता है। तो फिर भी क्या होता है कि कभी कभी तो मजाक आपस में चलता ही, लेकिन एक वक्त के बाद जब हम बहुत ज्यादा तान देते हैं ना, जैसे रबर भी बहुत ज्यादा तान दिया जाता है, तो जोरदार तरीके से लगता है। तो हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज हमारा विषय भी यही है, और हम अपने श्रोताओं से बता दें कि किस तरह का अनुभव उनका है। कई बार क्या होता है, जब हम जरूरत से ज्यादा उपहास करते हैं और मजाक करते हैं। दरअसल पहले तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मजाक और उपहास में फर्क है। मजाक हम छेड़छाड़ गुदगुदाने के लिए करते हैं, खुश करने के लिए, कि उसे हम थोड़ी सी खुशी दे सके। लेकिन जब हम उपहास करते हैं तो फिर वो तो कहीं ना कहीं बुरा भी लगता है। तो आपका जो हंसाने का प्रयास है सामने वाले को खुश करे, गुदगुदाए, न कि उसको तंज के रूप में तकलीफ देने लगे, है ना? और ये कहते हैं ना कि कई बार तो कुछ लोग इतने ज्यादा मजाक करते हैं, इतना ज्यादा उपहास करते हैं कि मन में उनसे डर बैठ जाता है कि अब ये पता नहीं क्या कह देंगे। और सार्वजनिक स्थल पर कई लोग बैठे हैं, 10-12 लोग बैठे हैं, और साथ में किसी एक का मजाक उड़ाना, ये ठीक नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता अपने अनुभव साझा करें, क्योंकि हमारा विषय आज का ये है। मुझे कुछ कहना है जी। तो और इसके अलावा हमारे साथी बात आज हम करने वाले जो बातें, पर्यटन में आज हम घूमने जाने वाले हैं सारनाथ, और आज रेलवे सप्ताह, आज से शुरुआत हो रही है रेलवे सप्ताह की, तो इस पर भी चर्चा होगी। और आज महावीर जयंती का पर्व है, तो इसकी हम शुभकामनाएं देते हैं, चर्चा करेंगे। तो मुझे कुछ कहना है, उपहास से बिगड़ सकते हैं रिश्ते, ये हमारा मुद्दा है। तो हमारे श्रोता क्या सोचते हैं, इन सारे मुद्दों पर अपने विचार साझा करें। विविध भारती के फेसबुक पेज पर www.facebook.com/VVS Mumbai टाइप करेंगे तो पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। हम विजय करें, और हम सब यही कहते हैं कि हम अपने मन को इतना मजबूत बनाएं कि हम हमेशा सत्य का दामन थामे रहें कुछ, और अपने मन पर विजय पाना, कंट्रोल कर पाना, ये बड़ा ही मुश्किल होता है। तभी हम कहते हैं ना कि फलाने व्यक्ति का विल पावर बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन जो हमारे अपने देश में बहुत सारे संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने अपने मन पर नियंत्रण किया और मन पर विजय पाई है, ऐसी एक संत रहे हैं महावीर स्वामी। तो आज महावीर जयंती है, उन्हीं के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और उन्होंने 12 वर्षों तक तपस्वी के रूप में अपने मन को साधा। और जैन समुदाय के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है महावीर जयंती, और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्मतिथि ये है जिसे मनाया जाता है धूमधाम से महावीर जयंती के रूप में। और अगर धर्म ग्रंथों की माने तो भगवान महावीर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि को पैदा हुए थे, और उनका जन्म बिहार के कुंडल ग्राम में हुआ था। ये जगह पटना से थोड़ी ही दूरी पर है। और 30 वर्ष की उम्र में ही वे सत्य की खोज में निकल पड़े थे, और 12 वर्षों तक वे तपस्वी के रूप में रहे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया था। इस असाधारण काम के कारण ही उन्हें महावीर बुलाया जाता रहा। और महावीर जयंती के मौके पर अलग अलग तरह के आयोजन होते हैं। महावीर स्वामी की पूजा की जाती है, कुछ लोग व्रत भी रखते हैं, और उनकी प्रतिमा की पूजा होती है, राजकीय अवकाश होता है, और जैन मंदिरों में दर्शन। तो ममता जी, महावीर स्वामी के बारे में हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि महावीर स्वामी के 5 सिद्धांत, जिस प्रकार धागे से बंधी सुई खो जाने से सुरक्षित है, उसी प्रकार स्व अध्ययन में लगा व्यक्ति खो नहीं सकता है। वो जो सत्य जानने में मदद कर सके, चंचल मन को नियंत्रित कर सके और आत्मा को शुद्ध कर सके, उसे ज्ञान कहते हैं। हर एक जीवित प्राणी के प्रति दया रखो, घृणा से विनाश होता है। सभी मनुष्य अपने स्वयं के दोष की वजह से दुखी होते हैं, और वे खुद अपनी गलती सुधार कर
प्रसन्न हो सकते हैं। और आत्मा अकेले आती है, अकेले चली जाती है, ना कोई उसका साथ देता है, ना कोई उसका मित्र बनता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि महावीर जयंती, महावीर जैन धर्म के प्रमुख माने जाते हैं। वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और उन्होंने जैन धर्म की स्थापना करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और महावीर के उपदेशों को वे सभी अपनाते हैं धर्म के अंतर्गत। और एक श्रोता ने और लिखा है कि सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित एक प्राचीन शहर है। ये बौद्ध धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसे जैन और हिंदू धर्म में भी महत्व प्राप्त है। जी। अब ये तो आज हमने महावीर स्वामी की बात की, और आज एक विशेष दिन और है। बल्कि विशेष दिन क्या है, ये तो हम रोजाना हम चाहे तो दिन मना सकते हैं। जब हम यात्रा पर जाते हैं, रेल यात्रा पर, तो क्या हम ये याद करते हैं कि हम कोई एक खास दिन है? क्योंकि मुंबई वालों के लिए तो रोज लोकल ट्रेन से यात्रा की जाती है ना, और बाकी बाहर जाने के लिए भी रेलगाड़ियों का ही सहारा लेते हैं। और रेल यात्रा से जुड़ी हुई तो हम सबके पास अनगिनत यादें हैं। मतलब ये गर्मी का मौसम चल रहा है, आपको याद होगा जब गर्मी की छुट्टियां होती थी तो सबसे पहले छुक छुक गाड़ी मन में याद आती थी, है ना, कि छुक छुक गाड़ी पर बैठने को मिलेगा, वो भाप इंजन के धुएं को देखना, और फिर रेलगाड़ी में बैठना। और कई बार तो दूर दूर का सफर 2-2 दिन लग जाते थे, 48 घंटे। और उसकी रेल यात्रा के पहले की जो तैयारी होती थी कि घर में बहुत सारे पकवान बना के रखे जाते थे, क्योंकि 2 दिन के लिए यात्रा करनी है। आपको याद होगा ठेकुआ, एक बहुत ही उत्तर प्रदेश और बिहार में खाया जाने वाला एक बिस्किट जैसा होता है, वो बनाया जाता था और डब्बे में भर के माँ ले जाती थी। और ये इंतजार होता था कि अब ट्रेन में हमको ठेकुआ खाने को मिलेगा, या तरह तरह के बिस्किट्स, नमकीन, है ना। जी, ट्रेन में भूख भी ज्यादा लगती है, ऐसा लगता है कि 2 स्टेशन चला गया तो अब कुछ खाया जाए। हाँ। और वो पूड़ी और आलू की सब्जी का असली मजा तो ट्रेन में ही आता है, बाकी कहीं भी नहीं आता। ऐसा लगता है कि घर में जो बन रही है उसमें वो आनंद नहीं आता। जब ट्रेन में चढ़ जाती है वो पूड़ी और सब्जी, तो उसका एक अलग ही आनंद हो जाता है। और नेहा, आपकी आलू की सब्जी से तो हमें याद है कि अक्सर घरों में लोग कहते हैं कि वो ट्रेन वाली आलू की सब्जी मतलब ट्रेन वाली खास सूखी सूखी सब्जी होती है, बिल्कुल वो क्रिस्पी होती है और लाल लाल सी हो जाती है। तो पूरी सब्जी की जो आपने याद दिलाई, हमें लगता है हमारे श्रोताओं को भी याद आई होंगी ये बातें, और वो अपनी जो बातें हैं, अपनी यादें हैं, अपने अनुभव जरूर साझा करेंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और फिर वो ट्रेन में कोई अगर उतर जाता है, मान लीजिए नीचे, जब कुछ लेने के लिए चला जाता है, और वो तो हमेशा ऐसा होता है कि वो आता नहीं ट्रेन चालू होते तक। और सब परेशान रहते हैं कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। फिर वो किसी दूसरे डब्बे दूर से आता है, दिखता है, हमें स्टेशन में दिखते नहीं थे। तो ये भी एक बड़ी परेशानी, सबसे ज्यादा टेंशन वही रहा करती थी। और एक टेंशन और होता है कि जो मतलब घर में जो समझदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो तो बैठे रहते हैं, और जो घर में बच्चे हैं जो टीनेज पार कर चुके हैं, युवा, तो घर में मान लीजिए भाई है या घर का बेटा है, वो उतरते हैं और आराम से, आपने कहा ना कि चढ़ते नहीं है, तो माँ का टेंशन बना रहता है और चलती ट्रेन में वो चढ़ते हैं। हालांकि ये खतरनाक है, ये ठीक नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मन नहीं मानता कि ट्रेन चल पड़े, सीटी देगी तब तक नहीं, जब ट्रेन खिसकने लगेगी तो दौड़ के चलते हैं। एक बार की मैं अपनी घटना बताऊं, अनुभव बताऊं। एक बार क्या हुआ कि हम कहीं जा रहे थे और हमें चाय की तलब लगी थी, और हमें ट्रेन चाय नहीं मिल रही थी। ये सेकंड एसी कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो चाय उसमें कम ही मिलती आती है। एक समय होता है कि चाय वालों का रेला आता है और उसके बाद नहीं आता। तो एक चाय वाला आया और हमने पी, तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो हमने कहा बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। तब तक एक स्टेशन आया, और खंडवा स्टेशन, और हमने कहा कि यहाँ पर शायद चाय मिलेगी। तो हम अपने परिवार के साथ उतरे और वहां पर चाय ली, और वहीं पर हमें बुक स्टॉल दिख गई। तो वहां पर हमने जल्दी से कहा, अरे यहाँ तो बहुत सारी किताबें हैं, एक किताब मन भाई, और हमने किताब भी खरीद ली। अब किताब खरीदी और चाय हाथ में ली, कुल्हड़ वाली चाय थी, कुल्हड़ हाथ में पकड़े, और इतने में देखा कि ट्रेन ने सीटी पहले दी, सीटी बाद में दी, और ट्रेन खिसकने लगी। अब सोचो कि मेरी तो जान निकल गई, क्योंकि हम लोगों की तो आदत होती नहीं कि हम चलती ट्रेन में चढ़े।
अब दिल की धड़कनें इतनी तेज बढ़ गई कि ट्रेन की जो तेज आवाज होती है उसमें लगता है कि दिल की धड़कन डूब जाएगी। खैर, तो जैसे तैसे हम चढ़ गए, मतलब चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की और हाथ पकड़ के लोगों ने चढ़ा दिया तो मैं चढ़ गई। उसके बाद से मैंने तय किया कि कभी भी ट्रेन से स्टेशन पे उतरना ही नहीं है जब तक अपना स्टेशन आ जाए। तो वो यादगार बातें होती हैं। ऐसी तमाम यादें हैं हमारे साथ जुड़ी हुई जो जब हम रेल की बात करते हैं तो याद ताजा हो जाती है। और रेल सप्ताह की अगर हम बात करें तो रेल सप्ताह इसलिए मनाया जाता है ताकि जो रेलवे कर्मचारी हैं उनके बहुत, मतलब जो रेल की यात्रा हम कर सकते हैं या हमें स्टेशन में हम चढ़ पाते हैं, वो अगर देखते हैं तो एक झंडी दिखा देते हैं, हम रुक जाती कई बार ट्रेन हमारे लिए, कई लोगों के लिए। तो ये सारी काम वो करते हैं, उनका जो उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है इसको सम्मान देने के लिए ये रेल सप्ताह मनाया जाता है। और हर साल 10 से 16 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है, ये सप्ताह मनाया जाता है। और अलग अलग जोनल विभाग के जो होते हैं उनमें अलग अलग आयोजन होते हैं, कर्मचारियों को सम्मानित किया जाता है और अलग अलग योजनाओं के जरिए उनके लाभ की भी बातें की जाती हैं। और एक बात और है, इस दौरान रेल सुरक्षा संबंधी नियमों को सिखाने के लिए भी रेल सप्ताह मनाया जाता है और खास दिवस भी तय किया गया है। भारतीय रेल मंत्रालय भी देश भर में रेलवे के अलग अलग जोन से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और जो नियम है, जैसे कि चलती ट्रेन में न चढ़ना, हमने तो घटना बताई, वो इसलिए कि ऐसा ना करें, हमारे श्रोता ऐसी भूल ना करें। तो जो नियम होते हैं कि आप एक तो जब ट्रेन पूरी तरह रुक जाए तब उतरें और जब पूरी तरह से रुक जाए तभी चढ़ें भी, और पहले उतरने वालों को उतरने दें, और इस तरह के जो छोटे छोटे नियम होते हैं उनका पालन करें। और जिसमें जब आपका रिजर्वेशन कंफर्म है तभी ट्रेन में यात्रा करें, बिना टिकट यात्रा ना करें। इस तरह की तमाम हिदायतें होती हैं और रेल के डब्बों पर भी लिखी होती हैं, आपके उसमें टिकट्स में भी लिखी होती हैं बहुत सारी सावधानियां और क्या खतरे होते हैं, ये सब कुछ आपको पता होता है, लेकिन ध्यान नहीं रहता। लेकिन बिना टिकट के भी कभी कभी यात्रा करनी पड़ जाती है। ऐसी एक घटना, ऐसा एक वाक्य हमारे पास है। लेकिन गीत तो अब रुक गई है, लेकिन हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों के ट्रेन के डब्बे लाइन से लग गए हैं जी। खूब सारी टिप्पणियां आ गई हैं अब अचानक। एक श्रोता ने लिखा है कि कोई कहीं का टिकट कटाता, एक आता एक जाता, सभी मुसाफिर बिछड़ जाएंगे, पल भर का है मेल, तूफान मेल। एक श्रोता ने लिखा है रेल यात्रा में अंताक्षरी सबसे अधिक खेली जाती है लंबे सफर में, जब हम एक बड़े ग्रुप में होते हैं बड़ा मजा आता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ट्रेन में जो चाय मिलती है उसको गर्म पानी समझ के पीना पड़ता है यदि ऐसी चाय घर में गलती से बन जाए तो फटाक से बोला जाता है, भाई रेलवे की चाय मत पिलाओ। सच में हम सभी यही बोलते हैं कि वो तो स्टेशन वाली चाय है, रेलवे वाली चाय वो नहीं पीनी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि ट्रेन की यात्रा बड़ी यादगार हो जाती है। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि भारतीय रेलवे 16 अप्रैल को 172 साल की होने वाली है। मुंबई ठाणे पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चल पड़ी थी, इसलिए 10 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक रेलवे सप्ताह मनाया जाता है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं आदि के बारे में इन्होंने लिखा है। तो ये तो बात हो गई रेल की। रेल की बात कहाँ पूरी हो गई? अभी आप एक कहानी बताने वाली थी ना, कह रही थी कि गाने के बाद बताएंगे। वो हमने सोचा कि किसी तरह से उसे हटा दिया जाए क्योंकि सब टीसी बन के बैठे हैं तो हुआ ये कि हम जब मथुरा गए थे और हमारे पास एक दिन का समय था और अगले दिन ट्रेन थी, तो हम अपने भाई के साथ निकल गए आगरा की सैर करने। और जब आगरा से ताजमहल देखकर वापस आ रहे थे तो आखिरी एक ट्रेन बाकी थी जो मथुरा तक हमें पहुंचाने वाली थी। तो पूरा परिवार वहां था। तो अब टिकट तो हमने कटाई थी लेकिन जनरल की कटाई थी और हमने देखा कि वहां तो रास्ता ही नहीं है कि हम किसी तरह से अंदर आ सकें। और जब ट्रेन निकलने ऐसा लग रहा था कि ट्रेन छूट जाएगी तो हम जल्दी से, हमारे भाई ने हमें रिजर्वेशन वाली सीट पे बोगी में चढ़ा दिया और कहा कि बस यहीं चढ़ जाओ। तो हमें तो बहुत डर लग रहा था क्योंकि टिकट नहीं है तो किस तरह से चढ़ा जाए, लेकिन उसने बिठा दिया। और वहाँ एक परिवार था, उसने कहा कि हम आपको अपने परिवार के सदस्य के जैसे बिठा लेते हैं तो आप यहाँ बैठ जाइए। तो अब मैं वहाँ बैठ गई, लेकिन टीसी आ गया और भाई थोड़ी दूरी पे बैठ गए। टीसी आ गए तो
उन्होंने तो पूरा आश्वासन दिया था कि वो मुझे अपने परिवार के सदस्य के जैसा बताएंगे, लेकिन टिकट में तो किसी भी लड़की का नाम वहाँ नहीं था, तो वो मुझे बता नहीं पाए। और जैसे ही टीसी मेरे सामने आया तो मैंने सीधा अपने भाई की ओर इशारा कर दिया। फिर भाई की जो जुर्माना भरना पड़ा वो भरना पड़ा। तो ऐसे में यही तरीका ठीक है कि आप जो भी जुर्माना है वो भर दें, बल्कि टीसी को बुला कर ये कह दें कि हाँ गलती से हम चढ़ गए हैं तो आप इसका फाइन ले लीजिए, वो ज्यादा बेहतर होता है। हमारे साथ भी ऐसे हो चुका है कि हम कहीं जा रहे थे और हमारे भाई हमें छोड़ने आए और उनका टिकट नहीं था और हम लोगों का टिकट था, हम 2-3 लोग थे। तो बातें करते करते वो चल पड़े और थोड़े बहुत भावुक हो गए और 2 स्टेशन आगे आ गए। तो फिर ये मतलब उन्हें पता था कि वो चल रहे हैं, तो हम लोगों ने कहा कि टिकट नहीं है, आप उतर जाइए, लेकिन वो इतने संवेदनशील कि उन्होंने कहा कि हम चलते हैं, ठीक है हम फाइन कर देंगे। तो तब तक टीसी आ ही गए, जब तक वो टीसी को ढूंढे टीसी आ गए और टिकट चेक किया तो जुर्माना भर दिया। ये तरीका ठीक है, लेकिन ये भी गलत है कि आप बिना टिकट चढ़े। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मैं जब 10वीं क्लास में थी तो स्कूल से एनसीसी के कैंप गई थी। स्कूल के करीब 100 स्टूडेंट्स थे वहां। वो यात्रा मेरी पहली रोचक रेल यात्रा थी। बहुत सारी खाने पीने की चीजों के साथ सहेलियों के साथ खूब एंजॉय किया। एक नोटबुक रखी थी, जितने स्टेशन पढ़ते थे सबके नाम लिख लेते थे, खूब गाते बजाते थे। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे श्रोता सुन रहे होंगे और आप भी नेहा एक पेन कलम ये जानने का बड़ा मन करता है कि कौन सा स्टेशन, कुछ 2-4 स्टेशन रात में ऐसा लगता है कि अगर हम सो गए तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। और होता भी है, रात के समय अगर आपकी नींद सुबह सुबह खुलती है तो आप बाहर देखेंगे तो बहुत अच्छे नजारे होते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जानबूझ के हमारे सोने के बाद ये सारे अच्छे नजारे आते हैं। तो ये तो एक सीख थी और हमने भी नोट कर लिया है कि जब अगली रेल यात्रा करेंगे तो एक नोटबुक ले जाएंगे और कलम से लिखेंगे। ठीक है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारा तो परिवार रेलवे परिवार है। मेरे पापा भाइयों सबको रेलवे वीक में प्राइज मिले हैं। हमारी रेलवे कॉलोनी में रेलवे सप्ताह में बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल आयोजित होते थे। अब बताइए क्या इरादा है आपका नेहा? अभी गीत होना चाहिए, लेकिन वक्त एक अंतराल का भी है, तो क्यों ना थोड़ी सी बात कर लें। हम एक अंतराल लेते हैं और उसके बाद ले चलते हैं माउंटेन ट्रेन से। उन्होंने लिखी हैं एक से बढ़कर एक फिल्में। प्रेम रोग, मैं हूँ प्रेम रोगी, चांदनी, मेरे हाथों में 1942 अ लव स्टोरी, एक लड़की को देखा तो और करीब, जानी मानी सहेली। तो ममता जी ऐसे घूमते घूमते एक दिन पहुंच जाएंगे हम कहीं ना कहीं। और ये तो बाकायदा दार्जिलिंग की भी यात्रा करवा दी ना हमने इस ट्रेन के माध्यम से। घर बैठे यात्रा कीजिए। और क्योंकि आज पर्यटन का दिन है तो हम पर्यटन में घुमाने ले जा रहे हैं सारनाथ। तो बस क्योंकि ट्रेन चल ही पड़ी, पहुंच ही गए, तो हम जीवन में कुछ करें ना करें, घूमने फिरने के लिए वक्त तो जरूर निकालना चाहिए हमें। वैसे भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें जो रूटीन लाइफ है, मोनोटोनी टूटती है, आपकी एक रास्ता दूर होती है। और जब आप कहीं घूम कर आते हैं तो दोगुने उत्साह से काम करते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह से हम घूमने चलते हैं सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ भगवान बुद्ध को उनका सबसे पहला उपदेश मिला था। ये स्थान धार्मिक है और पुरातात्विक महत्व भी रखता है। पहले इसका नाम ऋषि पत्तन मृगदाव था, क्योंकि यहाँ हिरण बड़ी संख्या में हुआ करते थे। और वैसे सारनाथ शब्द की उत्पत्ति भी सारंगनाथ शब्द से ही हुई है, जिसका अर्थ है मृगों के नाथ। बिल्कुल। और बता दें, अपने श्रोताओं को जानकारी दे दें कि वाराणसी से 30 किलोमीटर की दूरी पर होने के कारण यहाँ पहुँचना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बल्कि आसान है। हवाई जहाज यात्रा के लिए वाराणसी का हवाई अड्डा भी बहुत नजदीक है। रेल यात्रा के लिए सारनाथ के पास ही एक रेलवे स्टेशन है। वहीं सड़क मार्ग से यात्रा के लिए प्राइवेट गाड़ी या बस भी मौजूद रहती है। और वाराणसी से सीधे रेलगाड़ी भी है, तो आप रेल यात्रा भी कर सकते हैं। और अक्टूबर से दिसंबर के बीच अगर यहाँ जाया जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि और या फिर हम फरवरी के अंत से लेकर अप्रैल के शुरुआती सप्ताह तक भी यहाँ जा सकते हैं। यानी इन दिनों में सारनाथ जाना आपको अच्छे अनुभव देगा, क्योंकि मौसम अच्छा रहता है। और कई दर्शनीय स्थल हैं यहाँ, जैसे भगवान बुद्ध का मंदिर है, धमेक स्तूप है, चौखंडी स्तूप है, राजकीय संग्रहालय है, जैन मंदिर है, चीनी मंदिर है,
मूलगंध कुटी है और नवीन विहार आदि ये ऐसे स्थान है जहां हम यहाँ घूमने जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो आकर्षण है यहाँ वो है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जिसे 1950 में भारत के राष्ट्र चिन्ह के रूप में अपनाया गया। इसमें 4 सिंहाकृति के ऊपर एक बड़ा सा चक्र है जिसे राष्ट्र ध्वज के बीच में स्थान भी मिला है। सामने से इस अशोक स्तंभ को देखना एक अलग ही अनुभव होता है, बड़ा सुखद होता है ये अनुभव। और धमेक स्तूप की अगर हम बात करें तो ये पुराने स्तूप की जगह से बनाया गया था। इसे सम्राट अशोक ने 500 ईस्वी में बनाया था। इस बेलनाकार स्तूप के आधार पर का इसका जो व्यास है वो 28 मीटर का है और ऊंचाई 63.6 मीटर की है। यहाँ से भी भगवान बुद्ध ने यहाँ से आर्य अष्टांग मार्ग का संदेश उन्होंने दिया। जी, और सारनाथ में बहुत सारे स्तूप हैं। इनमें चौखंडी स्तूप का अलग ही महत्व है। इस स्तूप में भगवान बुद्ध की अस्थियां भी रखी गई हैं। इसके अलावा यहाँ एक थाई मंदिर और एक तिब्बती मठ भी है। और सारनाथ में अगर आपको जाना हो तो सर्दी के मौसम में जाने की अगर योजना बना रहे हैं तो बहुत गर्म कपड़े रखने होंगे क्योंकि तापमान बहुत कम हो जाता है। सारनाथ आपको न सिर्फ धर्म बल्कि देश को गौरवशाली इतिहास और देश के सुनहरे भविष्य से भी रूबरू कराएगा। तो बस सारनाथ की सैर पर चलते हैं। ये जिंदगी है, ये इस जिंदगी में सबको किसी न किसी दवा की रोज जरूरत पड़ती है, दवा और दुआ दोनों की। अगर दवा में दुआ मिला दी जाए तो बात निराली है। बिल्कुल। और अभी बहुत पॉपुलर हो गई है होम्योपैथी चिकित्सा। और ये बात हम अचानक इसलिए कर रहे हैं कि आज 10 अप्रैल है और आज विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। ये दिवस होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है और इनका जन्म 10 अप्रैल 1775 को जर्मनी में हुआ था। और इसीलिए कई बार ये कहते हैं कि होम्योपैथी में जो जर्मन दवा होती है बड़ी फायदेमंद होती है। तो हालांकि अभी तक जो चिकित्सा पद्धति है उसमें इससे बहुत लोग प्रामाणिक नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत लोगों का अनुभव बड़ा अच्छा होता है। तो आप अपने तय इस बात को आजमाइए कि आपको कौन सी दवा सूट करती है, क्या फायदेमंद है ना। और जिस तरह से अपने बातें हो रही है अपनी अपनी क्या करना चाहिए, किसी को क्या सोचना चाहिए, तो वैसे ही ये सोचना भी जरूरी है कि किसी के भी बारे में कुछ भी चीजें बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि हम अपने अनुभवों के आधार पर कहें, तो जैसी बात आती है कि किसी के बारे में हम कुछ भी कह देते हैं, उसी तरह से किसी का मजाक उड़ा देते हैं या किसी का उपहास करते हैं, तो ये भी बहुत ही सोचने वाली बात है क्योंकि सामने वाले पर क्या असर पड़ रहा है। कभी कभी बहुत ज्यादा वो मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाते हैं इन चीजों से। जाहिर है कि हम सब इन अनुभवों से गुजरे हैं, हम सब कभी न कभी इस अनुभव से गुजरते हैं क्योंकि कोई न कोई ऐसा वक्त आता है जब आपका भी मजाक उड़ाया जाता है, हमारा भी मजाक उड़ाया जाता है, हम भी उड़ाते हैं। लेकिन हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाले को तकलीफ ना हो, आप दुख ना पहुंचे। हमारे श्रोताओं ने इस कड़ी के अंतर्गत इस विषय पर बहुत सारी बातें लिखी हैं। मुझे कुछ कहना है, ये हमारी जो कड़ी है इसमें आज विषय रखा है कि रिश्ते में कई बार दरार पड़ जाती है, उपहास, जब मजाक उपहास बन जाता है, इसका ख्याल रखें। मजाक का उद्देश्य यही होता है कि हम एक दूसरे को खुशी दें। एक श्रोता लिख रहे हैं कि उपहास, मजाक, हंसी मजाक करना अच्छी बात है दोस्तों, वो बहुत ऊंचे स्तर तक हंसी मजाक हो जाती है, पर कुछ जगहों पर हंसी मजाक सोच समझकर करनी चाहिए। मजाक में मुंह से कभी ऐसी बात नहीं निकल जाए जो थप्पड़ की चोट से भी ज्यादा गहरी होती है। कभी कभी वही मजाक दूसरे को हंसी का कारण बनता है, कभी कभी बहुत बुरा भी घट जाता है। बात बहुत पुरानी है, आज के संदर्भ में सही है। जान पहचान में बेहद पढ़ी लिखी लड़की पर रंग से थोड़ी सांवली 3-4 शादियों की बात चली, कट गई। मजाक मजाक में ही रिश्ते की लगने वाली भाभी ने कहा, अरे तो क्या हुआ, अभी तो 5 ही हुआ है, कम से कम अभी 6 और होगा, 11 होने दीजिए, शुभ होता है। तब तक आपकी उम्र 50 तक आ जाएगी और बाल बच्चे आपको गिफ्ट में मिल जाएंगे। ये बात उस लड़की को बहुत चोट कर गई और घर का माहौल बहुत खराब हो गया। शादी तो उन्होंने नहीं की, पर अपने उसी परिवार से भी संबंध खत्म कर दिया। सारी जिंदगी जहां सर्विस करती थी स्टाफ क्वार्टर में गुजार दी। जब माता पिता का अंतिम समय आया तब वे सब कुछ भूलकर माँ बाप से मिली, पर अपने उस रिश्तेदारों को कभी माफ नहीं कर पाई। जी, तो कई बार इस तरह से व्यक्तित्व पर सीधे चोट करना या किसी चीज, अगर ये जो चीजें हैं उन जैसी चीजों पर अगर बात करते हैं, किसी का रिश्ता नहीं हो रहा या रंग रूप पर, कद काठी पर, एक हद तक तो सभी व्यक्ति को ये सुनना ही पड़ता है और सब
हंसी मजाक में चला भी लेते हैं उन चीजों को। नेहा, काले रंग पर तो अक्सर हमने मजाक करते हुए देखा है कि मान लीजिए कई लोग बैठे हैं और कोई किसी का रंग थोड़ा सांवला है, दबा हुआ है, तो अक्सर लोग बातों बातों में कह देते हैं हाँ काले लोग दिल के भी काले होते हैं। तो ये जो जुमला होता है, जो कोई बैठा है, नाम नहीं लिया और उसकी ओर इशारा भी नहीं किया, लेकिन बात उस तक पहुंची ना, तो किसी के रंग रूप पर, किसी के फिजिक पर कई बार लोग बोलने में थोड़े से अटकते हैं, हकलाते हैं, तो उन पर लोग छीटाकशी करते हैं और उनकी नकल उतारते हैं उन्हीं के सामने। कितनी गलत बात है। ये तो गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर का दिया हुआ है, तो इस पर तो कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और दोस्तों मित्रों में जहां मजाक की बात, आपका रिश्ता है, वहां तो ठीक है, लेकिन कहीं दफ्तर में आप बैठे हैं, कहीं सार्वजनिक जगह पर हैं जहां पर 10-20 लोग इकट्ठे, वहां पर अनजान लोगों के साथ भी आप हुटिंग कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं होता है। बिल्कुल। हमारे साथी भी बात कर रहे हैं कि मजाक उड़ाना या उपहास करना, किसी व्यक्ति या अन्य चीज का अपमान करना या उसे हल्के में लेना है, कभी कभी सिर्फ ताना मारकर, लेकिन अक्सर एक कैरिकेचर बनाकर उस तरह से नकल करने का दावा करना जो अप्रिय विशेषताओं को उजागर करता है। मजाक हल्के फुल्के और सौम्य तरीके से किया जाता है, लेकिन ये क्रूर और घृणित भी हो सकता है, जैसे कि क्षरण, जानबूझकर गिरावट, यहाँ तक कि तोड़फोड़ की छवियों को दर्शाता है। तो मजाक नहीं करना चाहिए। मतलब किसी के बारे में ऐसा कहना कि वो व्यक्ति अपने आप को बहुत ही कमतर आंकने लगे, या उसके लगे कि वहां बैठना ही दुभर हो जाए, उसका लगे कि भाई यहाँ नहीं रुका जा सकता है। ऐसी स्थिति बिल्कुल भी आने नहीं देना चाहिए। एक हद में रहकर ही मजाक करना चाहिए। उपहास तो बिल्कुल भी नहीं उड़ाना चाहिए किसी का। हमारे श्रोता भी कुछ इसी तरह की बात लिख रहे हैं। एक और श्रोता लिखा है कि हमें बचपन से ही शिक्षा दी गई कि जो किसी का भी उपहास नहीं करना चाहिए, किसी की शक्ल या कपड़े का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। किसी की आदत होती है बिना वजह ऐसी बोल देते हैं, इससे रिश्ते बिगड़ते हैं। पोशाक पर तो बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं। आप कई बार दफ्तरों में देखिए, जो लोग जिन्हें फैशन के हिसाब से कपड़े पहनने की आदत होती है, तो कुछ फिल्मी पर्दे पर जो पोशाक देखी, जो फैशन देखा, वैसे फैशनेबल कपड़े पहन के चले आते हैं, तो लोग उस पर छीटाकशी करते हैं, तंजिया वाक्य बोलते हैं, तो ये ठीक नहीं होता है। बिल्कुल। और कई बार जैसे फैशन पे बात की थी, कई बार कोई होता है जो बहुत ज्यादा तैयार नहीं होते, तो उनको भी कहा जाता है आप इस तरह से लग रहे हैं, कुछ शब्द कहे जाते हैं उनको। कई बार कहा जाता है कोई बहुत ज्यादा तैयार होके आता है, तो भी उस पर बात होती है हमेशा। कोई अगर मान लीजिए किसी को नजर कमजोर है, वो चश्मा, कई लोग इस वजह से चश्मा नहीं लगाते। हमारे पहचान की एक है, वो रोज कहती है हमें कि उनको सही दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो चश्मा नहीं लगाना चाहती हैं। इसी तरह से नकली दांत नहीं लगाना चाहते कोई। कान में अगर एक उम्र के बाद सुनना अगर कम हो गया, तो कान की मशीन नहीं लगाना चाहते, क्योंकि लोग उस पर बात करेंगे, तो इसलिए वो दिखनी नहीं चाहिए। तो उसके साथ वो चलते जाते हैं, उनकी जिंदगी परेशान हो जाते हैं, वो सुन नहीं पाते हैं, तो वो सुनने के लिए बार बार लोगों से हैं करके बात करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं लगाना चाहते क्योंकि मजाक बनेगा या लोग हमें क्या कहेंगे। सुनने के मामले में तो लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं कि कोई किसी को ऊंचा सुनाई पड़ता है, अरे उसको छोड़ो, जाने दो, वो नहीं सुन सकेगा या नहीं सुन सकेगी उसकी बात। तो ये सब जो बातें होती हैं, ये रिश्तों में दरार पैदा करती हैं। चाहे आप घर में हो, घरेलू रिश्तों में तो बहुत ज्यादा होता है कि आप बहुत सोच समझ के आपको बात करना चाहिए। और जब भी मजाक उड़ाए और गलती से आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो सामने वाले को पसंद नहीं आती है, तो आपको तुरंत सॉरी बोल देना चाहिए, माफी मांग लेना चाहिए, और हमें इस वक्त गाना सुनवा देना चाहिए। मजाक के रूप में परिभाषित करते हैं, लेकिन उपहास अक्सर परिभाषा को चुनौती देता है और उस भावना से अधिक स्पष्ट रूप से पहचाना जाता है जिसे ये जगाना चाहता है। प्यार या खुशी के लक्ष्य के बजाय उपहास उदासी, दिल का दर्द या क्रोध को दर्शाता है, या कहें कि ये प्रदान भी करता है हमें। बिल्कुल सही बात है। और मजाक, आपका उपहास एक चुटकुले की तरह होता है। चुटकुला सुनकर आपको अच्छा लगता है, लेकिन वो चुटकुला जो आपको दुख दे, वो चुटकुला नहीं है। वो फिर कई बार व्यंग्य की शैली में भी कुछ बातें कही जाती हैं, तो व्यंग्य भी सोच समझ के बोलना चाहिए, जो सामने वाले को बुरा ना लगे। और एक श्रोता ने लिखा है कि चुटकुले हास्य का एक रूप है जिसमें एक विशिष्ट व्यक्ति, एक सम्मानित अतिथि, उनके खर्च पर मजाक के अधीन होता है, जिसका उद्देश्य घटना के व्यापक दर्शकों का मनोरंजन करना है। इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य किसी विशिष्ट व्यक्ति को अनोखे तरीके से सम्मानित करना है। चुटकुले और अपमान हास्य के अलावा ऐसे आयोजनों में वास्तविक प्रशंसा और श्रद्धांजलि भी शामिल हो सकती है। इसका निहितार्थ है कि ये चुटकुलों को अच्छे हास्य के रूप में प्रस्तुत करें।
जी। और बहुत सारे ऐसे बड़े व्यंग्यकार हुए हैं जिनकी व्यंग्य रचना पढ़कर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से कहने की शैली मिलती है। लेकिन उसको पढ़कर आप सामान्य दिनचर्या में, रोजमर्रा की जिंदगी में आप किसी पर कटाक्ष नहीं करें। जी, तो व्यंग्य और कटाक्ष में भी अर्थ है, अंतर है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। और हमारे सभी श्रोता बहुत ज्यादा समझदार हैं, वो सब चीजें समझते हैं। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं है कि कुछ बोली बतियाएं या कोई गाना सुनवाएं, तो सखियों और सखाओं से लेते हैं इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और नेहा शर्मा का नमस्कार। सर अनुश्री पाठक सहेली